नेक्स्ट यूनिट इट इज रिगार्डिंग द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग और गवर्नमेंट स्कीम्स और नाबार्ड स्कीम। सो नेशनल क्रेडिट काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी 1968 में एंड यहाँ पर एम्फेसाइज किया गया था कमर्शियल बैंक की तरफ से कि उनको अपनी इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज करना है, यानी कि जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं वहां पर फाइनेंसिंग जो है वो ज्यादा करनी है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। उसके बाद जो ये रूल्स थे रिगार्डिंग द प्रायोरिटी सेक्टर इन्हें फॉर्मलाइज किया गया 1972 में। तो एक इनफॉर्मल स्टडी ग्रुप बनाया गया था, ठीक है, जिसने स्टडी करनी थी रिलेटेड टू द प्रायोरिटी सेक्टर, जो कि कंस्टिट्यूट किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 1971 में। उसके बेस पर यहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन से डिटेल्स थी प्रायोरिटी सेक्टर की, इनको फॉर्मुलाइज किया गया था 1972 में। तो यहां पर भी हालांकि कोई भी फिक्स टारगेट नहीं था। 1974 में प्रायोरिटी सेक्टर के लिए टारगेट्स को फिक्स किया गया एंड यहां पर कहा गया कि आपको 1979 तक जो अपना प्रायोरिटी सेक्टर का जो टारगेट है वो आपको टोटल एडवांसेस का 1/3% करना है, यानी कि 33% आपको मेंटेन करना है एज अ टारगेट। ओके, यानी कि अगर किसी बैंक के 300 करोड़ का टोटल क्रेडिट है तो उसे 100 करोड़ कहां पर रखना है, 100 करोड़ उसको प्रायोरिटी सेक्टर करना है। तो इसी तरह से बैंक बाद में अग्री हुए कि 1980 में कि वो अपनी प्रोपोर्शन को इंक्रीज करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर में 40% तक, यानी कि वो अपने 1985 तक, मार्च 1985 तक जो भी टोटल उनका क्रेडिट है, पोर्टफोलियो है, उसका 40% वो जो है प्रायोरिटी सेक्टर में मेंटेन करेंगे। एंड बाद में जो एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया था जहां पर इंप्लीमेंटेशंस के देखनी थी कि मॉडलिटीज देखनी थी कि किस हिसाब से हम प्रायोरिटी सेक्टर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिनको चेयर कर रहे थे डॉक्टर KS कृष्णस्वामी। तो यहां पर सभी बैंक जो थे वो यहां पर राजी हो गए कि वो 1985 तक जो 40% जो टारगेट है प्रायोरिटी सेक्टर का उसे अचीव करेंगे। फर्दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसके बाद एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाया जिसको हेड किया CS मूर्ति जी ने, ताकि जो भी गाइडलाइंस है प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस के ऊपर उनको एग्जामिन किया जा सके। ठीक है, तो इन रिकमेंडेशंस के बेस पर 2005 में जो टारगेट्स थे, जो सब टारगेट्स थे, इनको ANBC से लिंक किया गया, यानी कि एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट से इसको लिंक किया गया। साथ ही साथ ये भी डिसाइड किया गया कि प्रायोरिटी सेक्टर में आप उन सेक्टर्स को इंक्लूड करेंगे वो जो लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि वीकर सेक्शन है या फिर जो सेक्टर जहां पर एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया या फिर टाइनी एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हो गए, वो सभी इसमें शामिल हो गए। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2011 में सेटअप किया नायर कमेटी को, ठीक है, जहां पर नायर कमेटी को दोबारा से कहा गया कि वो री एग्जामिन करें, एग्जिस्टिंग जो क्लासिफिकेशन की गई है उसे री एग्जामिन करें एंड उसके बेस पर जो सुजेशंस है वो दे, ताकि जो गाइडलाइंस है उन्हें रिवाइज किया जा सके। ओके, यानी कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के रिगार्डिंग जो क्लासिफिकेशन है उसे हम रिवाइज कर सकें। तो जो रिलेटेड इश्यूज थे उनको डिस्कस किया गया एंड सुजेशंस दी गई एंड इनकी रिकमेंडेशंस के बेस पर, यानी कि नायर कमेटी की रिकमेंडेशंस के बेस पर, जिसके चेयरमैन MV नायर थे, गाइडलाइंस को मॉडिफाई किया गया। ठीक है, एंड बैंक्स को सर्कुलेट किया गया ताकि बैंक जो है वो कंप्लाई कर पाए, कंप्लायंस दे पाए उस चीज के रिगार्डिंग। ओके, फर्दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के नॉर्म्स हैं उनको मॉडिफाई किया है। एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाया गया था 2015 में, उसकी रिकमेंडेशंस के ऊपर जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स उन्हें मॉडिफाई किया गया। तो प्रायोरिटी सेक्टर किस चीज को हम रेफर करते हैं? प्रायोरिटी सेक्टर का रेफरेंस उन सेक्टर से है, इकोनॉमी के उन सेक्टर से है जिनको टाइमली एंड एडिक्वेट जो क्रेडिट है वो नहीं मिलता है, यानी कि जिनको स्पेशल क्रेडिट जो है डिस्पेंस करने की जरूरत है, या फिर जो सेक्टर्स लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को इंपैक्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या के ऊपर इंपैक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, या फिर जो सेक्टर जहां पर बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट है, जहां से बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट आ रही है, उन सेक्टर्स के रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग था। तो यहां पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया कि एक स्पेसिफाइड पोर्शन जो आपने लैंडिंग करनी है, क्योंकि बैंक तो कहां पर लैंडिंग करेंगे, बैंक तो वहीं पर लैंडिंग करेंगे ना जहां पर बैंक को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर यह बहुत जरूरी था कि इस चीज को समझा जाए कि जो चीजें हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रही हैं, जो बहुत ज्यादा यहां पर कवर कर रही है पॉपुलेशन के पार्ट को, या जहां पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा है, उन चीजों को कवर करना, उन चीजों को लैंडिंग प्रोवाइड करना एडिक्वेट तरीके से, ताकि वो फर्दर आगे बढ़ पाए एंड ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ हो पाए। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्पेसिफाइड पोर्शन कर दिया कि आप जो बैंक की टोटल लैंडिंग है उसका स्पेसिफिक पार्ट, स्पेसिफिक सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटीज को, MSME को, पुअर को हाउसिंग के लिए, स्टूडेंट को एजुकेशन के लिए, लो इनकम ग्रुप्स को, वीकर सेक्शंस को देंगे। ओके, नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द कैटेगरीज ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो यहां पर जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं दैट आर एग्रीकल्चर, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जिसमें कि जो स्मॉल रोड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हैं,
स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो प्रोफेशनल है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, ये सब किस में आती हैं? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज में आते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए, हाउसिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, लो इनकम ग्रुप्स के लिए एंड वीकर सेक्शन के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर। तो जो एक्टिविटीज यहां पर एग्रीकल्चर में कवर की गई हैं उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 सब कैटेगरीज में, यानी कि जो फार्म क्रेडिट है उसमें, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड एंसिलरी एक्टिविटीज के बीच में। फर्दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंक्स को ये डायरेक्शंस दी हैं, डायरेक्टिव्स दिए हैं कि हर एक तरह का एफर्ट किया जा सके ताकि जिनको पहले कंस्टिट्यूट किया गया था डायरेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो डायरेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले कंस्टिट्यूटेड थे, उनके लिए 13.5% का जो डायरेक्ट लैंडिंग है वो की जा सके। तो जो फाइनेंस दिया जाता है एग्रीकल्चर को, उसमें कौन सी चीजें शामिल होती हैं? एक तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट, एक लॉन्ग टर्म क्रेडिट, जो एग्रीकल्चर के लिए, या फिर अलाइड एक्टिविटीज, जैसे कि अलाइड एक्टिविटीज में क्या गया? डेयरी आ गया, फिशरी आ गया, पिगरी आ गया, पोल्ट्री आ गया, बी कीपिंग आ गया। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं ये किस में आती हैं? अलाइड एक्टिविटीज में आती हैं। यानी कि जो कोई भी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन दिया गया है एग्रीकल्चर के लिए, अलाइड एक्टिविटीज के लिए, डायरेक्ट टू द इंडिविजुअल फार्मर्स, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दिया गया है, या फिर ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स को दिया गया है, इंडिविजुअल फार्मर्स के, बिना किसी लिमिट के, यानी कि कोई भी अपर लिमिट नहीं है, या फिर किसी कॉर्पोरेट को, फाइनेंशियल इसके पार्टनरशिप फर्म को, इंस्टीट्यूट को दिया गया है अप टू अ सर्टेन लिमिट, वो उसमें शामिल रहेगा, वो हम देख लेंगे कि किस लिमिट तक शामिल है। ठीक है, यानी कि जब हम इंडिविजुअल को देते हैं, एसएचजी को देते हैं, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप को देते हैं, तो वहां पर कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन जब हम कॉर्पोरेट को देते हैं या फिर पार्टनरशिप फर्म को देते हैं, इंस्टीट्यूशन को देते हैं, तो वहां पर कुछ एक सर्टेन लिमिट्स हैं जिनको हम प्रायोरिटी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। ओके,